तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपना सीपीयू या फिर पीसी ओवरक्लॉक करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, हमारा हार्डवेयर कैसा होना चाहिए या फिर हम सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो पीसी है उसको पावरफुल बना सकते हैं ओवरक्लॉक करके। मतलब कि कभी कभी लोग करते क्या है कि सिर्फ जो ओवरक्लॉक के लिए जो प्रोसेसर अनलॉक होता है वो ही ले लेते हैं। मतलब कि अगर कोई बिगिनर है तो वो करता क्या है कि सिर्फ प्रोसेसर ही ऐसा लेता है कि ओवरक्लॉक को जिनको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता नहीं होता, तो मैं उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो आप अभी वेबसाइट देख रहे हैं वो ऑफिशियल इंटेल की वेबसाइट है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि किसी भी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हैं, उसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे सॉफ्टवेयर की मदद से हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, तो वो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले आप देखोगे तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि जो ओवरक्लॉकिंग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब कि हम वो एक एक चीज़ ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी मेजरमेंट गलत लेते हैं और ओवरक्लॉक करते हैं तो उससे होता क्या है कि कभी कभी वो हमारे मदरबोर्ड को नुकसान कर सकता है। बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स है जैसे कि हमारा प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड हो गए, रैम होगा, उन सभी चीज़ को वो नुकसान कर सकता है, उसकी हेल्थ जो होती है वो कम कर सकता है। कभी कभी ज़्यादा हीटिंग के इश्यू आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बताना बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने वार्निंग दी है वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम अपने सीपीयू या फिर प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे प्रोसेसर के ऊपर वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि कभी प्रोसेसर कैपेबल नहीं होता ओवरक्लॉक करने के लिए, और अगर हम ओवरक्लॉक करते हैं तो वो उसको उसके लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि वो प्रोसेसर ज़्यादा हीट करेगा या फिर जल्दी गर्म हो जाएगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जो आपका सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज कर सकता है। और जो बाकी कंपोनेंट्स है जैसे कि रैम हो गया, हमारा ग्राफिक्स कार्ड हो गया, तो उन सभी चीज़ों को भी वो नुकसान कर सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सीपीयू बेसिक्स के ऊपर। तो सीपीयू बेसिक्स के बारे में मैंने जैसे बताया कि हमें प्रोसेसर जो होता है, अगर हमको ओवरक्लॉक करना है प्रोसेसर को, तो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हम जो प्रोसेसर हमने अपने सिस्टम में लगा है वो ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल है या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंटेल के ए सीरीज के प्रोसेसर आते हैं, मतलब कि जिन प्रोसेसर के पीछे के लिखा हुआ होता है, के वाले प्रोसेसर होते हैं वही ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल होते हैं, क्योंकि वो जो के वर्ड का वो लोग यूज़ करते हैं वो स्पेशली ओवरक्लॉकिंग के लिए होता है। जी भी प्रोसेसर के नाम के पीछे के लिखा हुआ होगा वो ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल होता है। अब आता है सीपीयू फ्रीक्वेंसी पे। तो ये सीपीयू फ्रीक्वेंसी हमारे सीपीयू मल्टीप्लायर या फिर कोर मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि जो ये सीपीयू मल्टीप्लायर या कोर मल्टीप्लायर है कैसे यूज़ करती है, इससे हमारे सीपीयू की कोर फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यार कम करके हम सीपीयू, हमारे जो प्रोसेसर होता है उसको हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। सीपीयू की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करके हम एक टेबल ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हार्डवेयर के ऊपर। तो हार्डवेयर में बेसिकली सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो होता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में इन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे जो मदरबोर्ड है वो के और एक्स सीरीज़ का होना चाहिए, क्योंकि ये दो सीरीज़ के मदरबोर्ड जो होते हैं वो ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल होते हैं। अगर आपके पास मान लो कि जो आपका प्रोसेसर है वो ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल है, लेकिन जो मदरबोर्ड है वो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो चीज़ आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती है, आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी कम कर सकती है या फिर परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जेड सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल है, और इनके साथ सिर्फ के सीरीज़ के जो प्रोसेसर आते हैं, मतलब कि जिन प्रोसेसर के नाम के पीछे के लिखा हुआ होता है वो प्रोसेसर आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे हो गया क्या कि मदरबोर्ड और जो हमारा प्रोसेसर है वो दोनों ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल होगा, तो वो अच्छी बात है। फिर एच सीरीज़ आती है। तो एच सीरीज़ जो है वो ओवरक्लॉकिंग के सपोर्ट नहीं करती है। बी सीरीज जो इन्होंने बताया है कि वो भी ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट नहीं करती। तो इस तरह से आपको अपने मदरबोर्ड को पसंद करना है। तो उसके बाद आता है ये तीन टर्म, जैसे कि ये सीपीयू वोल्टेज आ गया, सीपीयू टेम्परेचर आ गया, उसके बाद सिस्टम पावर कंजप्शन आ गया, और बेंचमार्क स्कोर आ गया। तो ये चारों जो टर्म है वो भी हमारे से ओवरक्लॉकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है।
अभी आप एक चीज़ समझ के चलो कि अगर आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक कर रहे हो, उसको आप ज़्यादा काम कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कलोड उस पर दे रहे हो, तो वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा। तो ये सीपीयू वोल्टेज है वो उसी के लिए ही है, मतलब कि अगर आप अपने सिस्टम को ओवरक्लॉक करेंगे तो वो ज़्यादा वोल्टेज भी लेगा। उसी तरह से सीपीयू टेम्परेचर भी है, अगर वो ज़्यादा वर्कलोड लेगा तो फिर वो ज़्यादा गर्म भी होगा। तो आपको अपने जो रूम का टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको सही हो भी सकता है कि लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत पड़े, या फिर आपके जो सीपीयू है उसकी कूलिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है। उसके बाद सिस्टम पावर कंजप्शन, मतलब कि कितना मैक्सिमम पावर वो कंज्यूम करता है ओवरक्लॉक होने के बाद। और उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है बेंचमार्क स्कोर। तो ओवरक्लॉकिंग में आपको जानना है कि हमारा जो ओवरक्लॉकिंग है वो कैसा वर्क कर रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को जानना है। तो उसके लिए आपको बेंचमार्क स्कोर बार बार रन करना होगा, मतलब कि आपको हर बार कोई ना कोई चेंज करने के बाद आपको बेंचमार्क स्कोर रन करना होगा। उसके बाद फिर से उसको एनालाइज करना होगा। तो उसी तरीके से आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए, तो यहाँ पर इन्होंने जो सबसे पहला टर्म दिखाया हुआ है वो है कि अगर आप जब भी ओवरक्लॉकिंग करो तो मतलब कि आपको ऐसे जल्दबाजी में कोई भी किसी भी टाइप का ओवरक्लॉकिंग नहीं करना है। मतलब कि आपको हर एक चीज़ को मेजर करते रहना है, बेंचमार्क चलाते रहना है, और जो भी आपका रिजल्ट आए उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है। आपको वोल्टेज या फिर जो सीपीयू मल्टीप्लायर का रेशियो है वो आप चेंज करो, तो उससे पहले आपको अपने पहले वाले जो मेजरमेंट है उसको देखने के बाद आपको जो चेंज करना है वो आप कर सकते हो। उससे होगा क्या कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड टर्म आता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपको हर एक चेंजेस के बाद बेंचमार्क स्कोर को रन करना होगा। तो इससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ हमारा सिस्टम कितना ओवरक्लॉक हुआ है, वो कैसे कितना ये सफिशिएंटली वर्क कर रहा है, और ये हमारी सिस्टम को कितना स्टेबल रख सकता है, हम अपने सभी जितने भी टास्क है वो अच्छे से कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको बेंचमार्क हर बार रन करना होगा। और तीसरा टर्म जो है वो उन्होंने बताया कि हमारे जो सीपीयू है उसकी कूलिंग हमको अच्छे से रखनी चाहिए, मतलब कि जो हमारी कूलिंग सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क करती रहनी चाहिए। और अब आते हैं ओवरक्लॉकिंग के ऊपर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने इंटेल एक्सटीयू के बारे में बताया है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। मैं इसके ऊपर भी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो इंटेल एक्सटीयू है वो बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। मतलब कि जो लोग ज़्यादा जानते नहीं है, जो बायस सेटिंग के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, तो वो लोग ये इंटेल एक्सटीयू सॉफ्टवेयर की मदद से अपने जो पीसी है उसको ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बेसिक टेक्निक बताया कि जो हमारे कोर मल्टीप्लायर है उसकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या किया है कि जो जितनी भी कोर है उनकी सभी की फ्रीक्वेंसी को सेम कर दिया है। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही हम हमने सभी सीपीयू मल्टीप्लायर की फ्रीक्वेंसी को सेम कर देते हैं, उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें एक बार अपनी सिस्टम को चेक करना होगा, बेंचमार्क रन करने होंगे। तो ये जो इन्होंने जो सेक्शन दिया हुआ है आफ्टर अटेम्प्टिंग ओवरक्लॉक, तो ये बेसिकली उसके ऊपर ही है। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया क्या है कि अगर आपको जो ओवरक्लॉकिंग करने के बाद जो बेंचमार्क मिल रहे हैं वो मतलब कि उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब कि पिछले वाले से ओवरक्लॉकिंग करने से पहले जो जितने मिल रहे हैं उतने ही मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो सीपीयू मल्टीप्लायर है उसमें 1 इंक्रीज कर देना है, जो मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको 1 इंक्रीज कर देना है, फिर सिस्टम रिस्टार्ट करना है, फिर से बेंचमार्क रन करना है। कोई ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ेगा जब तक आपको एक अच्छा आउटपुट नहीं मिल जाता और आपकी सिस्टम स्टेबल रहे तब तक। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हार्डवेयर लिमिट। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मदरबोर्ड है वो कैपेबल होना चाहिए ओवरक्लॉकिंग के लिए, एज वेल एज जो हमारा सीपीयू है, सॉरी जो हमारा प्रोसेसर है वो भी ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल होना चाहिए। सेम उसी तरीके से जो हमारी रैम भी है वो भी ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बेसिक समझ लो कि क्योंकि यहाँ पर आप एक बेसिक समझ लो कि जब भी आप अपना जो प्रोसेसर है उससे आप वो ज़्यादा काम कराओगे तो साथ ही साथ जो आपकी रैम है उस पर भी ज़्यादा वर्कलोड आएगा।
अगर जो आपकी रैम कैपेबल नहीं होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, और फिर आप सोचोगे कि ओवरक्लॉकिंग करने के बाद भी सीपीयू हैंग हो रहा है। तो ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ में आपको आपकी जो कूलिंग है उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो ओवरक्लॉकिंग होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इससे होगा क्या कि सभी कंपोनेंट के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया तो। और उसके बाद टर्म आती है वो है मेजरिंग परफॉर्मेंस गेन्स। जैसा कि मैंने बताया कि हमें हर एक चेंजेस के बाद हमें बेंचमार्क रन करना होगा। हमें हमारी जो सिस्टम है उसकी पूरी ए, उसकी हमें हमारा जो सिस्टम है उसको पूरा एनालाइज करना होगा, वो कैसे काम कर रहा है, स्टेबल है या नहीं। तो वो सभी चीज़ हमें बेंचमार्क रन करके बार बार चेक करनी पड़ेगी। और उसके बाद टर्म आती है पावर कंजप्शन एंड हीट। ये भी मैंने बताया कि अगर सीपीयू पे ज़्यादा लोड आएगा तो वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो वो ज़्यादा वोल्टेज भी लेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक सबसे मेन टर्म आती है वो है सिस्टम स्टेबिलिटी। मतलब कि होता क्या है कि कभी कभी हम सीपीयू या फिर हमारा जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो सभी ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल है और हम उसको एकदम हाई परफॉर्मेंस पे ले जाते हैं, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर जो हमारी ओएस है वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं हो सकती। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने वो कहा कि अगर आपके पास सभी के सभी कंपोनेंट ओवरक्लॉकिंग के लिए कैपेबल हो, लेकिन अगर आपकी सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है तो वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर इन्होंने चार प्रॉब्लम बताई, मतलब कि स्टटरिंग होगा आपकी सिस्टम में, वो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, कोई एरर मैसेज आएगा, फ्रीज हो जाएगा, सिस्टम स्टेबिलिटी नहीं होगी, हैंग होगा। तो वो सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है बायोस। तो ये जो बायोस है तो उसकी मदद से आप एकदम प्रोफेशनल लेवल की ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। मतलब कि बायोस में ये सभी के सभी जो हमारे कोर फ्रीक्वेंसी होते हैं या फिर हमारी रैम की फ्रीक्वेंसी होती है वो सभी कम करने या फिर बढ़ाने की ऑप्शन आते हैं। तो उसकी मदद से अगर आपको अपने पीसी या फिर सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तो उसकी मदद से भी आप ओवरक्लॉक कर सकते हो अपनी सिस्टम को। लेकिन ये जो चीज़ है, मतलब कि आप बायस की मदद से करने जाओगे आप तभी करो जब आपको सभी अपने सिस्टम के सभी कंपोनेंट के बारे में अच्छे से पता हो, आपको बायोस की सेटिंग के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में पता हो, तभी ये आप बायोस की मदद से करने जाना। नहीं तो होगा क्या कि आगे जाके दिक्कत कर सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, जैसे कि इंटेल एक्सट्रीम। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद आता है हमारा CPU Z। ये जो CPU Z है वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप हमारा जो आपकी जो सिस्टम है उसको मेज़र कर सकते हो, उसकी टेम्परेचर, वो कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना पावर कंजप्शन ले रहा है, वो सभी चीज़ के बारे में आप जान सकते हो। उसके बाद आता है कोर टेम। उसके बाद आता है रियल बेंच। ये सभी के सभी जो जितने भी सॉफ्टवेयर इनमें इन्होंने बताए, ये सभी एक ही मतलब कि सेम ही काम करते हैं। ये सभी जितने भी सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम को मेजर करते हैं, उसका आउटपुट देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ कीज बताई है। मतलब कि इन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म होता है वो है डोंट ट्रस्ट। मतलब कि आपको कोई भी किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको हर एक चीज़ मेजर करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद चेंजेस करना है। और दूसरी जो टर्म है तो ये वो है सीपीयू टेम्परेचर। आपको सीपीयू टेम्परेचर के बारे में भी जानते रहना चाहिए, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग करने के बाद टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि फिर वो मदरबोर्ड और बाकी कंपोनेंट को नुकसान कर सकता है। तीसरी टर्म आती है सीपीयू वोल्टेज। मतलब कि सीपीयू वोल्टेज को आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर सीपीयू वोल्टेज को आपने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया और बाकी कंपोनेंट उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर पाए, या फिर आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड डेड हो जाएगा, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, आपको पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ सकता है। और चौथी और इम्पोर्टेंट टर्म होती है वो है कि अगर आपको किसी भी सेटिंग के बारे में नहीं पता है तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना है, वो कैसे काम करता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी के बारे में जानने के बाद ही आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है। तो ये कुछ टर्म थी जो मैंने आपको दिखा दी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंटेल XTU के बारे में।
तो उसमें आपको सभी के सभी डिटेल मैं बताऊंगा कि कैसे हम इंटेल XT को हम यूज़ करके ओवरक्लॉक कर सकते हैं, उसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है, तो वो मैं उसके ऊपर तो मैं उस डेडिकेटेड वीडियो में सभी की सभी चीज़ बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।